guys, welcome back to our squad. So today we will do chapter 2, lecture 5, the Chinese giant of political science. 30 marks, master test included. So without wasting our time, we will see a topper does not do things, they do things differently. Okay, a topper doesn't do different things, they do things differently. So let's start with the mission checklist mega recap. Lecture 1 to Lecture 4, EU and ASEAN. China's rise overtaking the US by 2040. Soviet model Mao's 1949 Revolution League. Open door Deng Xiaoping's 1978 reforms. Master test 30 marks mixed backlog. Okay. Lecture 5 China Introduction. China is our immediate neighbor and the third major alternative center of power. So चाइना का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बस मैं कि जो चाइना है इज आर इमीडिएट नेबर. चाइना जो है इंडिया का इमीडिएट नेबर है. अगर आप चाइना की जगह देखोगे तो चाइना जहाँ पे प्लेस है, अगर मैं आपको मैप दिखाऊँ तो शायद इसमें मैप नहीं दिया, सॉरी. तो ये ठीक है, तो मैप में चाइना ऐसी जगह प्लेस है जहाँ पे वो उसकी वाटर बॉडी वह चाइना है. वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो चाइना है यहाँ पे उसकी बॉडी वाटर बॉडी है और यहाँ पे इंडिया है. ठीक है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे आई थिंक सो यूएसए है. ठीक है, या कोई एक है. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया है. तो इस चाइना मतलब इंडिया का नेबर कौन है? चाइना. तो मतलब चाइना में ज़्यादातर रिसोर्सेज सब चीज़ें, इसलिए चाइना बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है. अब मैं आपको बताऊंगी क्यों, वो सब है आगे. ठीक है, तो चाइना इज आर इमीडिएट नेबर एंड द थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर. ये जो चाइना है ये अपना थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है. थर्ड मेजर ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर है. क्यों? क्योंकि ये हमारी मदद कर सकता है. चाइना its economic success is since 1978 is linked to its rise as a world power. In 1978 में तब से अभी तक ये राइज एज अ वर्ल्ड पावर. इसके पास बहुत सारी पावर है, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है. लोकेशन ऐसी है कि इतना रैपिडली इसने ग्रोथ किया. ओके, सो द मेगा रिकैप लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 4, लेक्चर 3, लेक्चर 4. ओके, सो EU इंटीग्रेशन फ्लो. तो EU कैसे इंटीग्रेट हुआ या द फॉर्मेशन ऑफ EU कैसे हुआ? तो रिकैप लेक्चर 1 है. देखो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मैं फ्लो चार्ट के थ्रू बता रही हूँ आपको. सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन हुआ. पैसे वेल्थ उनकी ड्रेन आउट हो गई इकोनॉमिक यूरोपियन की. ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऑफ यूरोप आया कि या तो ओल्ड राइवलरी या तो वर्सेस न्यू कॉपरेशन. या तो जीवन भर लड़ते ही रहो अपने पुराने दुश्मनों से, या तो कॉपरेशन करके डेवलपमेंट करो. अब यहाँ पे होती है एंट्री, अमेरिका की एंट्री होती है यहाँ पे. ठीक है, अमेरिका की एंट्री हुई यहाँ पे. तो अब इन्होंने क्या किया? अब हम जानते हैं, हमारे चैप्टर 1 में पढ़ा था कि अमेरिका ने एक क्या खोला है? ग्रुप का नाम हमने क्या देखा था? नेटो. अमेरिका के ग्रुप का नाम हमने नेटो देखा था. अब इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया कोऑपरेशन का, तो उसका नाम था OEEC. और जो ये अमेरिका आया था ना, ये जो अमेरिका आया था ये फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए ये मार्शल प्लान के थ्रू आया था. इन्होंने मार्शल प्लान बना के रखा था कि ऐसा वैसा होगा तो हम इस प्लान को एक्टिवेट कर देंगे. तो इसकी वजह से इन्होंने भी एक कोऑपरेशन वाला ग्रुप बनाया यूरोप ने. उसका नाम है OEEC. OEEC क्रिएशन मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन. ठीक है, 1948 में ये भी बना. तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन 1948 में बना. ठीक है,
इतना हुआ, ये ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये सब बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब अमेरिका पैसे दे रहा है तो डेवलपमेंट करेंगे, कॉपरेशन करेंगे। तो ये क्या था, ये था इकोनॉमिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन था ये। अब इन्होंने बोला इकोनॉमिक कॉपरेशन हो रहा है, अच्छे से सब काम चल रहा है, तो क्यों ना हम अपनी पॉलिसीज बनाए, हम अपना पार्लियामेंट बनाए, अब हम अपना काउंसिल बनाए, इलेक्शंस कंडक्ट करवाए। ठीक है भाई, ये भी मान लो। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने बनाया काउंसिल ऑफ यूरोप 1949 में। 1949 में इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया। 1949 में इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोप बनाया। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप लेते लेते इन्होंने 1957 में ईईसी बनाया, मतलब यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन्होंने बनाई। फिर उसके बाद 1957 के बाद इन्होंने 1979 में क्रिएशन ऑफ पार्लियामेंट, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, क्या बनाया, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ठीक है, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट, ओके, क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट किया, ठीक है। फिर उसके बाद 1979 में क्रिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट हुआ, वहां पे अच्छे से इलेक्शंस कंडक्ट किए गए, ठीक है। फिर उसके बाद 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। 1991 में जो हमने चैप्टर 1 में देखा था, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया, चलो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 में। तो वो ईस्ट यूरोप भी आ गया, जुड़ गया, और उससे काम और जल्दी हो गया। तो 1992 में एक maastricht ट्रीटी के थ्रू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन हो गया। 1992 में फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन 1992 में कौन सी ट्रीटी, maastricht ट्रीटी के थ्रू, ठीक है, ओके। EU फाउंडेशन वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल प्लान, यूएस इकोनॉमिक एड फॉर एड मतलब पैसे फॉर वेस्ट यूरोप रिकवरी, maastricht इस ट्रीटी के कारण। maastricht ट्रीटी क्रिएटेड अ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स पॉलिसी। ये जो maastricht ट्रीटी है वो क्रिएटेड अ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी, इसने क्या क्रिएट किया, हाँ, मतलब उन लोगों ने क्रिएटेड अ कॉमन फॉरेन सिक्योरिटी एंड होम अफेयर्स पॉलिसी लागू की। और यूरोप का करेंसी यूरो होता है, आप सबको पता होना चाहिए, और ये कॉमन करेंसी हुई थी 2002 में डिक्लेयर, ठीक है। और सिर्फ यूरो ही एक करेंसी है जो डॉलर को टक्कर दे सकती है, ठीक है। तो यूरो ही एक करेंसी है जो डॉलर को टक्कर दे सकती है, ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। नाउ EU global influence, recap lecture 2। EU global influence में इकोनॉमिक पावर, GDP जो है करंट 2024 का यूरोपियन यूनियन, वो है $19.35 ट्रिलियन, ठीक है। पॉलिटिकल पावर, UNSC जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, उस फ्रांस के पास उसकी परमानेंट सीट है, एंड फ्रांस के पास 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स भी हैं, ठीक है। और ये ऐसी 5 कंट्रीज हैं जिनके पास परमानेंट है। तो परमानेंट सीट तो सिर्फ फ्रांस के पास है, और 335 वॉर हेड्स फ्रांस के पास है, पर ऐसी 4 और कंट्रीज हैं। कौन कौन सी, दैट इज चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, ये फ्रांस, और एक और है, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, एक और थी, फ्रांस, वेट फॉर अ मिनट गाइस, हाँ, तो चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, 5, ठीक है, ओके। सो एशियन ऑरिजिन, आसियान ऑरिजिन जो हमने पढ़ा था लेक्चर 3 में, कि 1967 के बैंकॉक डिक्लेरेशन में फॉर्म बाय 5 कंट्रीज, जब आसियान को मतलब रिपब्लिक मिली थी
रिपब्लिक मिली थी कंट्रीज को, तो क्या किया इन्होंने, इनको क्या मिला था, या तो इनके पास चैलेंजेस थे, या तो इनको यूएसएसआर में घुसना है, मतलब सोशलिज्म चाहिए, यूएसए में कैपिटलिज्म चाहिए, और इंडिया ने इनको मतलब यूएसए और यूएसएसआर को हटाकर थर्ड पार्टी यूनिटी बोली थी, ये ले लो। तो इनको इन तीनों में से कुछ पसंद नहीं आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आसियान एक कंट्री बनाई, 5 कंट्रीज ने मिलकर। वो 5 कंट्रीज कौन है, या आप उनको बोल सकते हैं फाउंडर्स ऑफ आसियान, ठीक है। तो वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये 5 है जिन्होंने आसियान बनाया। 5 के बाद ये अभी रिसेंटली अगर देखोगे तो 11 हो गई, ठीक है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन इसलिए बोला क्योंकि बैंकॉक में ही साइन हुआ और आसियान बन गया, तो इसलिए बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में हो, ये याद रखना, ठीक है। तो आसियान का ओरिजिन 5 कंट्रीज ने किया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। अब हमने रिकैप लेक्चर 4 में हमने क्या पढ़ा था, आसियान कम्युनिटी इन 2003। 2003 में आपको एक और चीज़ याद होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फेल हुआ था 2003 में ही। और यूरोपियन यूनियन डे कब बनता है, यूरोपियन यूनियन डे बनता है 9 मई को, 9 को। तो एशियन कम्युनिटी 2003 में उस एशिया से पूछा गया था, आसियान से पूछा गया था कि आपको ईयू की तरह क्या बनना है, आपको ईयू की तरह सुप्रा नेशनल बनना है, नहीं बनना। तो उसने बोला एशियन इज नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग सुप्रा नेशनल लाइक ईयू, ठीक है। ईयू की तरह वो सुप्रा नेशनल नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि आसियान जो है वो आसियान वे को फॉलो करना चाहता है। आसियान वे क्या है, मतलब उसके अपने खुद के तौर तरीके वो फॉलो ही करना चाहते हैं, वो ना कि सुप्रा नेशनल की तरह नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो फिर आसियान कम्युनिटी 2003 में बनाई गई। पहले आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी और आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी। अभी क्या क्या कर रहे हैं वो देखो। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी में नो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, नो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी में नो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, बातचीत से आप सुलझा सकते हो। सेकेंड में इकोनॉमिक, मतलब आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी में कॉमन मार्केट, मतलब कि आप बाहर से ना बुलवा के अब सब इधर ही प्रोड्यूस कर रहे हो, इधर ही बेस बना रहे हो, ठीक है, इधर ही सब प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, आसियान में। फिर सोशो कल्चरल क्वालिटी ऑफ लाइफ, सोशो कल्चरल मतलब कि थर्ड जो हम पढ़ रहे थे दैट इज आसियान सोशो कल्चरल कम्युनिटी, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि सबको अच्छी लाइफ मिले, मतलब सब अच्छे से रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आसियान वे क्या है वो यही समझा रहे हो, ये पीवाई की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये आ सकता है इस साल भी। ओके ना, आसियान वे क्या है? डेफिनेशन, इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। डेफिनेशन क्या है आसियान वे की? कि ये इंटरैक्टिव है, इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव, ठीक है। डेफिनेशन देख ली, इंटरैक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन confrontationist, okay, so definition क्या है? interaction that is informal, non confrontationist and cooperative, ठीक है। sovereignty, respect for natural sovereignty were critical, जो रिस्पेक्ट थोड़ी क्रिटिकल थी पर वो करते थे। sovereignty मतलब कि हमें कोई मास्टर नहीं चाहिए जो डिसीजन ले, नहीं, हम खुद पे हम इंडिपेंडेंट है, हम ना कि डिपेंडेंट नहीं, हम इंडिपेंडेंट है, ठीक है, समझ में आया। ARF क्या है पता है?
ARF क्या है? ARF क्या है? 1994 में आया था। ARF क्या है? ARF रुक जाओ। आशियान रीजनल फोरम 1994 में आया था। आशियान रीजनल फोरम आया था 1994 में फॉर कोऑर्डिनेशन, किसके लिए? कोऑर्डिनेशन फॉर सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट मूव ऑन। ओके, सो चाइना मास्टर क्लास चैप्टर 2 लेक्चर 5 स्टार्ट्स नाउ। ये सब रिकैप हो गया अपना, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड 2026, ओ माय गॉड, पहले ही आ गया। फैक्टर्स ऑफ चाइनाज राइज, चाइना कैसे राइज हुई, क्या हुआ, वो सब देखेंगे आप। साइज एंड पॉपुलेशन, लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस, मैंने आपको जैसे बताया था किसमें, सेकेंड में एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में उन्होंने, मतलब वो बाहर से बुलाने की जगह, बाहर से बुलाने की बजाय क्या कर रहे थे, उधर ही एशियन में ही सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, सारी चीज़ें बना रहे थे, तो उसको ही लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस बना दिया। ठीक है, तो साइज एंड पॉपुलेशन वहाँ पे बना रहे हैं, वहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। तो साइज एंड पॉपुलेशन, लार्जेस्ट कंज्यूमर बेस प्लस स्ट्रैटेजिक लोकेशन, ऐसा मतलब उसका अगर आप लोकेशन देखोगे ना, और उसका हमारा नेबर तो चाइना ही है ना, तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इमीडिएट अ पावर इन ईस्ट एशिया, इमीडिएट अ पावर इन ईस्ट एशिया। ठीक है, इमीडिएट अ पावर इन ईस्ट एशिया। इकोनॉमिक प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन क्या है कि एस्टिमेटेड टू ओवरटेक द यूएस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। तो ये क्या बोल रहा है चाइना कि हम यूएस को ओवरटेक कर देंगे 2040 में, मतलब हम यूएस से भी लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो यूएस है अभी लार्जेस्ट इकोनॉमी, तब 2040 में हम होंगे लार्जेस्ट इकोनॉमी, चाइना होगा लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो वो ये बोलता है रीजनल इंटरैक्शन, इट्स इकोनॉमिक सक्सेस मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ इन ईस्ट एशिया। तो जो इट्स इकोनॉमिक सक्सेस दैट मेक्स इट्स द ड्राइवर, रीजनल इंटीग्रेशन, इट्स इकोनॉमिक सक्सेस, जो उसका इकोनॉमिक सक्सेस था, मेक्स इट द ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, वो ग्रोथ ला रहा था ईस्ट एशिया में, तो मेक्स इट, चाइना को ड्राइवर बना दिया, ड्राइवर सीट पे बिठा दिया और बोला कि ग्रोथ हो रहा है ईस्ट एशिया में। ठीक है, क्योंकि चाइना में ज़्यादा ग्रोथ हो रही थी, तो सक्सेस ड्राइवर तो चाइना ही होगा ना, तो ग्रोथ इन ईस्ट एशिया। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, इट्स मैसिव इकोनॉमी एड्स सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल वेट ग्लोबली। क्या हुआ? प्रोजेक्शन, एस्टिमेटेड टू ओवरटेक, पहले उसने बोल दिया कि मैं मतलब यूएस को, चाइना यूएस को ओवरटेक कर देगा और लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2040 में तक। फिर रीजनल इंटीग्रेशन क्या हुआ? इकोनॉमिक सक्सेस मेक्स द, मतलब चाइना को ड्राइवर बना दिया ऑफ ग्रोथ ऑफ ईस्ट एशिया। फिर क्या हुआ? इट्स मैसिव इकोनॉमी एड्स सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल वेट ग्लोबली, उसका मैसिव इकोनॉमी जो था वो सिग्निफिकेंट वेट डाल रहा है ग्लोबली। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, सोवियत मॉडल चॉइस, द न्यू चाइना 1949। ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, सोशल वेलफेयर, स्टैग्नेशन, लो पर कैपिटा इनकम, ग्रोथ 90, 2 मिनट। हाँ, फिर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ अंडर माओ जेडोंग, एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ अंडर माओ जेडोंग। सोवियत मॉडल चॉइस, स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल। अब देखो चाइना जो था ना वो फ्री हो गया था, फ्रीडम मिल गई थी चाइना को, तो अब चाइना ना थोड़ा सा टिल्टेड था क्योंकि उसे यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थोड़ी अच्छी लग रही थी, तो चाइना थोड़ा टिल्ट हो गया यूएसएसआर की तरफ। जैसे हमने देखा ना कि जो ईयू है वो किसकी तरफ टिल्ट था, वो कैपिटलिज्म की तरफ टिल्ट था, तो वैसे ही जो ये चाइना है वो थोड़ा यूएसएसआर सोशलिस्ट की तरफ टिल्टेड था। ठीक है, तो चाइना जो था वो थोड़ा सोशलिस्ट की तरफ टिल्टेड था, तो उसने सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी चालू की, सोशलिस्ट उसको पसंद आया,
तो कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन अंडर माओ जेडॉक, ठीक है। सोवियत मॉडल चॉइस स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। स्टेट कंट्रोल ऑफ इकोनॉमी, स्टेट करता था कंट्रोल ऑफ एन इकोनॉमी। अब ये जो सोवियत मॉडल गोल्स थे, जब इन्होंने सोवियत की तरफ जाने लगा, सोवियत इसको मतलब यूएसएसआर इसको पैसे देने लगा इसको। अब जैसे उस टाइम अमेरिका ने उनकी फाइनेंशियल हेल्प की थी ईयू की, तो वैसे ही चाइना की हेल्प किसने की, यूएसएसआर ने की। तो चाइना की हेल्प यूएसएसआर ने की सबको, मतलब उसको पैसे देने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, हर चीज़ के लिए यूएसएसआर ने पैसे दिए, ठीक है। अब हैवी इंडस्ट्रीज एम टू डेवलप स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री विया एग्रीकल्चरल कैपिटल। तो सोवियत मॉडल गोल्स क्या थे कि लोगों को जॉब्स देने के लिए, लोगों को तो आप बहुत इंडस्ट्रीज लगाओ जिससे लोगों को, मतलब लोग अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, लोग सारे एम्प्लॉयड हो, सब लोग एम्प्लॉयड हो, कोई भी अनएम्प्लॉय ना हो, ठीक है, तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज लगाओ, एम टू डेवलप स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री विया एग्रीकल्चरल कैपिटल, हाँ, ठीक है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए, बोला इंडस्ट्रीज लगाओ कि ज़्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है। एम टू डेवलप स्टेट ओन्ड इंडस्ट्री विया एग्रीकल्चरल कैपिटल। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन रिप्लेस्ड फॉरेन इम्पोर्ट्स टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन। उन्होंने क्या किया, रिप्लेस्ड फॉरेन इम्पोर्ट, जो फॉरेन इम्पोर्ट्स थे, जो बाहर से चीज़ें मंगवाई जा रही थी, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से, जैसे मैंने आपको बताया था कि उधर ही अब प्रोड्यूस करने लगे। आसियान में जैसे मैंने आपको बताया था ना, वैसे चाइना हो गया, उधर ही हर चीज़, क्योंकि इनके पास क्या हुआ था, इनके पास जो फॉरेन रिजर्व्स थे, फॉरेन का मनी, अब बाहर से कोई चीज़ आएगी तो डॉलर में ही आप उसको पे करोगे ना, तो वो फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए थे, फॉरेन रिजर्व्स कम हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना में ही सारा प्रोडक्शन करना चालू किया, चाइना को ही बेस बना दिया, डोमेस्टिक प्रोडक्शन करे, बाहर से कुछ नहीं मंगवाते, वहीं से ही सब करते हैं। तो यहाँ से मेड इन चाइना का कॉन्सेप्ट आया था, ठीक है। सोशल वेलफेयर करने के लिए उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज भी बनाई, फिर उन्होंने हर चीज़ वहाँ प्रोड्यूस करना भी चालू कर दी, तो उसके लिए भी लोग लगेंगे, तो उसमें भी एम्प्लॉयमेंट थी। तो इसलिए लोगों को जॉब्स मिल रही थी, गारंटीड जॉब्स, हेल्थ देखा जा रही थी, हेल्थ, एजुकेशन टू ऑल इट्स सिटीजन, जो भी नेसेसरी चीज़ें थी, जॉब्स, एजुकेशन, हेल्थ, वेलफेयर, एजुकेशन एंड एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी, वो सब चीज़ों का ध्यान रख रहे थे, टू ऑल सिटीजन, सोशल वेलफेयर हो रहा था, ठीक है। देन द स्टैग्नेशन क्राइसिस। अब क्या हुआ, द स्टैग्नेशन क्राइसिस जो हुआ, ठीक है, तो स्टैग्नेशन क्राइसिस में क्या हुआ, लो पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नॉट फास्ट इनफ। अब क्या हुआ, थोड़े दिनों बाद जो चाइना को रियलाइज होने लगा, जब मैंने आपको बताया था ना चैप्टर 1 में कि यूरोप को रियलाइज होने लगा, क्योंकि यूरोप साथ इधर चिपका हुआ था, ईस्ट यूरोप और वेस्ट यूरोप, तो चिपका हुआ था, तो वो देख रहे थे कि कैपिटलिस्ट यूएसए कितना आगे निकल गया है और यूएसएसआर पीछे छूटा जा रहा है। तो क्या करें, यूएसएसआर पीछे छूटा जा रहा है, तो इसको चाइना को रियलाइज हो गया 1970s में। क्या चाइना को रियलाइज हो गया 1970s में कि यहाँ से तो निकलना पड़ेगा, ये बहुत पीछे जा रहा है, मतलब ये टूटने की कगार में है, तो ये बहुत पीछे जा रहे हैं, तो हमें कैपिटलिज्म पे जाना पड़ेगा, यूएसए पे जाना पड़ेगा। तो लो पर कैपिटा इनकम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नॉट फास्ट इनफ, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो 2 to 3% थी, वाइपिंग आउट इकोनॉमिक गेन्स, जो भी इकोनॉमिक गेन्स थे वो भी वाइपिंग आउट हो रहे थे, वो भी जा रहे थे। तो इसलिए इनको रियलाइज हो गया कि भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, यूएसएसआर से निकलना पड़ेगा और कैपिटलिज्म को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो जो जैसे शॉक थेरेपी उन्होंने झेली थी, रशिया वालों ने शॉक थेरेपी झेली थी ना,
कि वो सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो रहे थे, तो उन्होंने सोशलिज्म से कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो रहे थे तो शॉक थेरेपी झेली। फिर वो बिगेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री, और सारी इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो सारी जो इंडस्ट्रीज है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो जो सारी इंडस्ट्रीज, तो तब चाइना को जाकर रियलाइज हुआ कि नहीं। और हाँ, मैं वही बता रही थी, शॉक थेरेपी जो है वो इन लोगों ने नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको तो पता नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन होगा, कि भाई सारी इंडस्ट्रीज जो भी कैप्चर की है, जो भी लैंड है, वो सब प्राइवेट प्लेयर के हाथों में जाएगी। इनको तो नहीं पता था, तो इन्होंने शॉक थेरेपी झेली। पर चाइना ने वो शॉक थेरेपी को रेजिस्ट किया, वो झेली नहीं उन्होंने। अब वो देखते हैं कैसे। देखो 1970s में पॉलिसी शिफ्ट हो गई, यू टर्न ले लिया उन्होंने। 1970s में इन्होंने क्या किया, पहले तो ये यूएसएसआर की आइडियोलॉजी से चल रहे थे, अब ये यूएसए की आइडियोलॉजी पे चल गए, तो इन्होंने यू टर्न मार लिया। क्या मार लिया उन्होंने? यू टर्न मार लिया। हाँ, टर्न मार लिया, यू टर्न मार लिया। मतलब यूएसएसआर सोशलिस्ट की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, तो उसने एक यू टर्न मार लिया और ये कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी फॉलो करने लगा। नाउ 1972 में रिलेशनशिप विद यूएसए एंडेड पॉलिटिकल आइसोलेशन। जो पॉलिटिकल आइसोलेशन था, जो सोशलिज्म के साथ था, वो सब एंड हो कर दिया इन लोगों ने, और यूएसए के साथ रिलेशनशिप बिठा ली, यूएसए के साथ हाथ मिला लिया। ठीक है, 1972 में, 1970s में चाइना को अकल आ गई कि भाई यू टर्न ले लो, तो 1972 में रिलेशनशिप विद यूएसए, ठीक है, एंडेड पॉलिटिकल आइसोलेशन। फिर 1973 में फोर मॉडर्नाइजेशन आए। 1973 में। किसने प्रपोज? बाय ज़ाओ इनला। तो फोर मॉडर्नाइजेशन आए 1973 में। फोर मॉडर्नाइजेशन प्रपोज बाय ज़ाओ इनलाई, ठीक है, ज़ाओ इनलाई, ठीक है। तो कौन से वो फोर मॉडर्नाइजेशन क्या क्या थे 1973 में? पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, फोर मॉडर्नाइजेशन लाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो याद कर लेना। फोर मॉडर्नाइजेशन क्या क्या लाए? एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि लोग डिपेंडेंट थे उस पर। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस एग्रीकल्चर इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, ठीक है, मिलिट्री को मिला। तो फोर मॉडर्नाइजेशन पता चल गया। 1972 में इन्होंने रिलेशनशिप विद यूएसए बना लिया। 1973 में ज़ाओ एनलाई ने फोर मॉडर्नाइजेशन लाए, एग्रीकल्चर, मिलिट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री, ठीक है। फिर 1978 ओपन डोर पॉलिसी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओपन डोर पॉलिसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंग जियाओपिंग अनाउंसमेंट, किसने बोला ये अनाउंसमेंट? किसने की? डेंग जियाओपिंग अनाउंसमेंट, ओपन डोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओपन डोर इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब पहले तो चाइना के डोर क्लोज थे, कोई भी बाहर से आ नहीं सकता था, ठीक है। तो अब इन्होंने डोर खोल लिए अपने, और बाहर से इन लोगों ने बोला कि अब वो प्राइवेट प्लेयर का था, कैपिटलिस्ट ने अडॉप्ट कर लिया था इन लोगों ने, चाइना ने। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी प्राइवेट प्लेयर के हाथ में, प्राइवेट प्लेयर क्या देखेगा? प्रॉफिट देखेगा, उसको किसी से फर्क थोड़ी पड़ रहा है, प्राइवेट प्लेयर देखेगा प्रॉफिट। तो अब क्या हुआ, चाइना को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, शॉक थेरेपी झेलने से अच्छा हम, जो सोवियत यूनियन ने जो गलती की थी, शॉक थेरेपी झेली थी, उसको झेलने से अच्छा हम अपने द्वार खोल ले, दरवाजे खोल ले, और सारी जो भी क्या बोल सकते हैं, फॉरेन कंपनीज है, इधर आके इन्वेस्ट करे, जो भी करना है, बेचना है बेचे, जो भी करना है करे, तो जिससे उनको ये मिलेगा, ठीक है। तो वो उन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई 1978 में। डेंग जियाओपिंग अनाउंसमेंट क्या है? ओपन डोर पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इन्वेस्टमेंट इनटेक कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, सारी कैपिटल टेक्नोलॉजीज आने लगी अब्रॉड से, पैसे चाइना के हाथ में डॉलर्स होने लगे, फॉरेन है ना, तो फॉरेन पैसे डॉलर्स में ही तो आएंगे, तो
वो होने लगा। तो इसलिए तभी मैं बोल रही थी कि जो शॉक थेरेपी उन्होंने झेली है, इन्होंने नहीं झेली। इन्होंने अच्छा काम किया, इन्होंने अपने डोर खोल लिए, अपनी ओपन डोर पॉलिसी कर ली कि बाहर से आते जाओ आते जाओ आते जाओ आते जाओ। तो लोग आते गए। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती गई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोग आए उधर, सामान बेचा, थोड़े पैसे उनको दिए, थोड़े पैसे लेके चले गए। तो इससे नाम भी बढ़ गया, काम भी हो गया। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर रिफॉर्म बताऊं तो 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। अब जो उन्होंने 4 मॉडर्नाइजेशन बनाई थी उसका भी प्राइवेटाइजेशन होना था। तो 1982 में इनको प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ। 1998 देखो, 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 1982 में सॉरी हाँ 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री हुई। और दो चीज़ें समझ में आई। 1982 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, 1998 में प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। और SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कारण ही चाइना ने शॉक थेरेपी नहीं झेली। चाइना ने ओपन डोर कर लिए थे 1978 में फॉर फॉरेन टू कम इन एंड इन्वेस्ट। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो लिखा है ना, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैसिव राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बाहर से फॉरेनर्स आने लगे, इन्वेस्ट करने लगे और हो गया काम। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होने लगी, किसके कारण? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के कारण। कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स थे, तो वहाँ पे आते गए इन्वेस्ट करते गए, तो इनकी फॉरेन रिजर्व्स भी बढ़ते गए चाइना के। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब हाँ, क्यों आए? क्योंकि उन्होंने अब क्यों आएंगे, क्यों इन्वेस्ट करने आएंगे? गवर्नमेंट थोड़ा वो भी देगी ना, लालच, कि यहाँ आओ, इतना अच्छा है। जैसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है ना, ये देखो ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा है, इसको ऐसे आप लगाओगे तो सॉफ्ट हो जाओगे, ऐसे 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 सिरम बताते हैं। तो वैसे ही उनको भी थोड़ा वो दिया, तो इसलिए उन्होंने भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो FDI, मैसिव राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मैसिव राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर आया SEZ लॉजिक। SEZ लॉजिक मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन लॉजिक। ट्रेड बैरियर्स हटा दिए इन्होंने, सारे जो भी ट्रेड बैरियर्स थे, फॉरेन से कोई नहीं आ रहा था, तो फॉरेन से आए लोग इन्वेस्ट करके गए, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई। आजा 1978 में, तो उससे सारे ट्रेड बैरियर्स हटा दिए इन स्पेसिफिक जोन्स ओनली, कुछ जोन्स में। ठीक है, तो रिमूव ट्रेड बैरियर्स, फॉरेन एंटरप्राइजेस सेटअप, फॉरेन लोग इधर सेटअप करने लगे, इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिससे फॉरेन रिजर्व्स चाइना के बढ़ने लगे। ठीक है, डॉलर्स बढ़ने लगे। ठीक है, फॉरेन एंटरप्राइजेस सेटअप, हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, ओके ना। 2001 में क्या हुआ? WTO एसेशन। 2001 चाइना ज्वाइन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर दी थी चाइना। सारी ट्रेड बैरियर्स हटा दी उसने स्पेसिफिक जोन्स में। तो इसलिए 2001 में क्या हुआ? 2001 में जो चाइना था, चाइना ने WTO को ज्वाइन कर लिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया चाइना ने 2001 में। डीप इंटीग्रेशन, फर्दर स्टेप इन ओपनिंग द इकोनॉमी टू द वर्ल्ड, इकोनॉमी को वर्ल्ड पे खोल दिया कि अब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में कोई भी आकर इन्वेस्ट कर सकता है या सेटअप कर सकता है। शेपिंग फ्यूचर, इंटेंट टू शेप द फ्यूचर, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, फ्यूचर को इन्होंने शेप कर लिया खुद से। 2001 में इन्होंने क्या किया? 2001 में WTO में ज्वाइन हो गए। अब ब्रेकिंग स्टैग्नेशन, रूरल इनकम राइज, पर्सनल सेविंग्स ग्रो इन विलेजेस, पर्सनल सेविंग्स जो होती है वो विलेजेस में बढ़ने लगी। इंडस्ट्री ग्रोथ, रूरल वेल्थ ड्राइव्स लोकल इंडस्ट्री। ठीक है, तो रूरल इनकम राइज होने लगी, सिटीज़ की रूरल इनकम राइज होने लगी,
पर्सनल जो सेविंग्स थी विलेजेस की वो भी ग्रो होने लगी, और इंडस्ट्री ग्रोथ, रूरल वेल्थ ड्राइव्स लोकल इंडस्ट्री, जो रूरल वेल्थ था वो ड्राइव किया लोकल इंडस्ट्रीज ने। क्या है क्रिटिक्यू, द डार्क साइड ऑफ ग्रोथ, जो डार्क साइड है ग्रोथ की वो बता रही। इनइक्वालिटी, नॉट एवरीवन बेनिफिटेड इक्वली फ्रॉम रिफॉर्म्स, क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन था, मतलब सॉरी क्या था, प्राइवेट प्लेयर के हाथों में था, तो उस जो भी स्किल्स वाले लोग हैं, जो भी इधर काम कर सकते हैं, जो भी स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड पर्सन है, सिर्फ उनको रखा, जो अच्छे से काम नहीं कर रहे उनको भगा दिया, वो उनको बोला नहीं, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होने लगा, इश्यूज आने लगे, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज में आप कुछ भी बनाओगे तो धुआं तो इन्वायरमेंट में ही जाएगा ना, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होने लगा। तो इनइक्वालिटी, नॉट एवरीवन बेनिफिटेड इक्वली फ्रॉम दिस रिफॉर्म्स, अनएम्प्लॉयमेंट, 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स ढूंढने लगे, अनएम्प्लॉयमेंट होने लगी, इन्वायरमेंट डिग्रेड होने लगा, इश्यूज आ गए बहुत सारे। तो ये थोड़ा डार्क साइड है ऑफ द ग्रोथ। जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ का थोड़ा एडवांटेज भी होता है, थोड़ा डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, ग्लोबल प्रोजेक्शन, एशियन स्टेबिलिटी mitigated 1997 crisis impact, इन्वेस्टमेंट पावर, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका प्रेजेंस। इन्वेस्टमेंट पावर क्या है, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की प्रेजेंस, इन्वेस्टमेंट पावर। ठीक है, तो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका की प्रेजेंस, और एशियन स्टेबिलिटी ने क्या किया, जो क्राइसिस थे, मिटिगेटेड 1997 क्राइसिस इम्पैक्ट, 1997 के क्राइसिस ने एशियान की स्टेबिलिटी को थोड़ा अफेक्ट किया। तो वो ये बता, ग्लोबल प्रोजेक्शन, डिप्लोमेटिक रियलिज्म, ताइवान रिगार्डेड एज अ रेनिगेड प्रोविंस टू बी इंटीग्रेटेड, जो ताइवान था जिसको रिगार्डेड एज अ रेनिगेड प्रोविंस बोला गया टू बी इंटीग्रेटेड। Realism, disputes with India, US and Japan are tempered by economic ties. जो disputes थे US, China, India, sorry, disputes with India, US and China वो tempered by economic ties, रुक गए by कुछ economic ties के कारण। Leader projected as a player फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज, जो लीडर थे वो क्या कर रहे थे, प्रोजेक्टेड एज अ प्लेयर फॉर डोमेस्टिक इकोनॉमीज डेवलपिंग, वो अपनी इकोनॉमीज को डेवलप करने लगे, लीडर्स जो थे वो कैसे खेलने लगे, अपनी इकोनॉमीज को डेवलप करने लगे। और रियलिज्म, इकोनॉमी जो डिस्प्यूट्स थे विद इंडिया, यूएस एंड जापान, वो टेम्पर्ड बाय इकोनॉमिक टाइज, टेम्पर्ड हो गए विद इकोनॉमिक टाइज। Okay, so we have completed this lecture 5, and I think so till lecture 6 we will complete this chapter 2. I think so. Master test. Master test. 30 marks, MP board pattern, mixed backlog strategy, book 1 and book 2. Okay. So question 1, who proposed the four modernization in China in 1973? आपको पता है उसका नाम थोड़ा वैसा है, ठीक है। In which year did the Marshall Plan help West Europe recover? इसका आंसर देना। The two nation theory was proposed by Dashley, ये तो आपको पता होगा। Who is known as the Iron Man of India? I know आपको पता है। Which city is the headquarters of EU की headquarter कौन सी city है वो बताना है। Okay, section B, fillers. China joined WTO in the year 2001. Oh, sorry, आंसर बोल दिया। Come in. The Dash Declaration formed ASEAN. कौन सा declaration formed ASEAN? The backlog currency of EU is, the official currency of EU is. The integration of princely state was डन बाय, जो इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसेस स्टेट्स हुई थी उसका डेट क्या है। द ओपन डोर पॉलिसी वॉज अनाउंस्ड इन, जो ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस की थी वो कब की थी, मैच दी फॉलोइंग कर लेना। फिर सेक्शन डी, वन वर्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEZ, नेम द परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC,
और नेम द लीडर हु गेव लुक ईस्ट पॉलिसी 90 है, लुक ईस्ट पॉलिसी 1992. ओके. Name the leader who gave. Okay. What was the first state created on a linguistic basis? Who was the first PM of India? Okay. Section E short है. Define the ASEAN way briefly. Mention any two challenges of nation building. Long है. Analyze the impact of open door policy. क्या impact हुई open door policy? China economic growth. Mention SEZ in your answer. ठीक है. सो दिस इज ऑल दी आंसर की. ठीक है, आंसर की है ये. और ठीक है, ये देख लो, इसका आंसर देख लो. हाँ, ये थर्ड का ना नाराशिमा रॉय है, नाराशिमा रॉय, अगर नहीं पता हो तो. ठीक है, तो थैंक यू टॉपर स्क्वाड. सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट counts. ठीक है, तो सक्सेस इज नॉट फाइनल, failure is not fatal, it is the courage to continue the counts. So mission topper 2026 complete. So bye bye guys, love you all. Lecture 6 is completed and backlog strategy, that is of 30 marks, I have given you. So just write the answers in the comment section. If you have any doubt, write in the comment section. I will solve your doubts. And don't forget to like, share, subscribe my channel. Click the subscribe button now, and also call your friends so that we can stay rule the state list. Okay, so bye bye guys, love you all, bye bye.